आज हम बात करने वाले हैं अनीस जंग की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली रचना के बारे में, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। और ये बिल्कुल वैसी ही कहानियां हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं और शायद सोचने का नजरिया भी बदल देती हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो आज हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चोरी हुए बचपन की, फिर हम मिलेंगे साहिब से जो है कचरे का बादशाह। उसके बाद मुकेश और उसके धूल भरे सपनों को जानेंगे, फिर समझेंगे उस चक्र को जो कभी टूटता ही नहीं, और आखिर में देखेंगे कि क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, चोरी हुआ बचपन। यहीं पर हमारी मुलाकात उन दो जिंदगियों से होती है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। ये कहानी है दो लड़कों की, साहिब और मुकेश। दोनों के सपने हैं, लेकिन उनकी जो असलियत है ना, वो उनके सपनों से कोसों दूर है। ये कहानी असल में उनके सपनों और उस कड़वी सच्चाई के बीच जो फासला है, उसी की है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहाँ हमारी मुलाकात होती है साहिब से। उसकी दुनिया दिल्ली का एक बाहरी इलाका है, सीमापुरी। तो साहिब है कौन आखिर? वो एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा है। उसका परिवार 1971 में ढाका, बांग्लादेश से यहाँ दिल्ली के सीमापुरी में आ गया था। और सीमापुरी भाई वो एक स्लम एरिया है। सोचिए, वहाँ 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, और बेसिक सुविधाएं जैसे पानी, नाली, उनका तो नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, कचरे का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। साहिब जैसे बच्चों के लिए तो वो कूड़े का ढेर एक खजाने की खोज जैसा है, एक मैजिक बॉक्स जहां से कभी 1 रुपया मिल सकता है। पर बड़ों के लिए, उनके लिए वो सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है। साहब खुद बताता है कि कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। अब सोचिए, ये 1 रुपया, ये छोटी सी चीज उसकी दुनिया में उम्मीद की कितनी बड़ी किरण होगी। एक छोटी सी जीत जो उसे हर रोज वापस उसी ढेर पे ले आती है। पर कहानी में एक बहुत बड़ी आयरनी है, एक विडंबना। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहिब का पूरा नाम क्या होगा? उसका पूरा नाम है साहिब-ए-आलम। और साहिब-ए-आलम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक। अब आप ही सोचिए, नाम है दुनिया का मालिक और काम है कूड़ा बीनना। उसकी जिंदगी और उसके नाम के बीच की ये जो खाई है ना, शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और साहिब को एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। 800 रुपये महीना और साथ में तीनों टाइम का खाना। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब वो आज़ाद नहीं रहा। पहले जब वो प्लास्टिक का थैला उठाता था तो वो उसका अपना था, वो अपनी मर्जी का मालिक था। पर अब वो जो स्टील का कनस्तर उठाता है, वो उसके मालिक का है। और जानते हैं, वो स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है, क्योंकि अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा, उसने अपनी आज़ादी खो दी है। चलिए अब साहिब की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं फिरोजाबाद। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मुकेश से। उसकी कहानी धूल में लिपटे एक सपने की कहानी है। और मुकेश से मिलते ही वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं कार चलाना सीखूंगा। अब ये एक ऐसा सपना है जो फिरोजाबाद की उन धूल भरी गलियों में कोई देखने की हिम्मत भी नहीं करता। तो फिरोजाबाद है क्या? ये भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब कांच की चूड़ियां बनाने का सेंटर है। यहाँ पर तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार बस यही एक काम करते आए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये काम उनकी किस्मत में लिख दिया गया है और इससे बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यह आंकड़ा देखिए, दिल दहला देने वाला है। करीब 20,000 बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, अंधेरी और गर्म कांच की भट्टियों में काम करते हैं, जहां ना ठीक से रोशनी है ना हवा। और नतीजा, कई बार तो ये बच्चे जवान होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठते हैं। और यहीं से हम कहानी के चौथे और शायद सबसे जरूरी हिस्से में आते हैं, वो कभी न टूटने वाला चक्र। एक ऐसा जाल जिसने इन लोगों को अपनी किस्मत का कैदी बना रखा है। ये एक चक्रव्यूह जैसा है जिससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देखिए, सबसे पहले हैं गरीबी, फिर हैं साहूकार जो कर्ज के जाल में फंसाते हैं, फिर आते हैं बिचौलिए, पुलिस, नेता, अधिकारी। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जो इन लोगों का शोषण करता है। और अगर कोई हिम्मत करके आवाज उठाए भी तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। मुकेश की दादी की एक बात इस पूरी निराशा को
एक लाइन में बता देती हैं। वो कहती हैं, ये तो उसका कर्म है, उसकी किस्मत है। मतलब इस सोच से पता चलता है कि लोगों ने कैसे इस हालात को अपनी नियति मान लिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां इतने अंधेरे के बाद उम्मीद की एक बहुत बहुत हल्की सी किरण दिखाई देती है। यहां हम दोनों लड़कों साहेब और मुकेश की कहानियों को साथ रखकर देखेंगे कि उनका भविष्य कैसा हो सकता है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। साहेब, उसकी दुनिया कूड़े के ढेर में ही सिमट कर रह गई और उसका सपना तो मानो रास्ते में ही दम तोड़ गया। वो अब अपना मालिक नहीं है। दूसरी तरफ है मुकेश। हाँ, उसकी दुनिया भी फिरोजाबाद की गर्म भट्टियां ही हैं, लेकिन उसका सपना भले ही छोटा सा है पर वो जिंदा है। उसके अंदर अभी भी बगावत की एक चिंगारी है। जब कोई मुकेश से कहता है कि भाई गैराज तो बहुत दूर है, तो वो क्या कहता है पता है? वो कहता है मैं पैदल जाऊंगा। बस यही जो उसका निश्चय है ना, वही उम्मीद है। हाँ, सपना छोटा है पर एक शुरुआत तो है अपनी किस्मत को बदलने की, उससे लड़ने की एक छोटी सी कोशिश। और आखिर में लेखिका हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि क्या इन बच्चों का खोया हुआ बचपन, उनका ये लॉस्ट स्प्रिंग कभी वापस आ सकता है? और ये सवाल सिर्फ साहेब या मुकेश का नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है, हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है।